स्क्रीन ले रहे हैं निशी? रिकॉर्डिंग हो रहा है? चार्ज भी हो गया? ठीक। क्या पढ़ना था भाई बताइए आज हमको बाल मनोविज्ञान में? टॉपिक तो बताओ क्या पढ़ना था आज? जा रे हाँ, व्यक्तित्व में अवधारणा, ये तो और सपने में है, खत्म। क्या टॉपिक पढ़ना है आज? किसी को नहीं पता? कोई कॉन्फिडेंट नहीं है आज क्या टॉपिक पढ़ना है? ये नहीं पता? लास्ट क्लास में बताए थे। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? हाँ जोर से बोलो, क्या पढ़ रहा था? मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अभी तो भाई पहुंचे ही नहीं बुद्धि व्यक्तित्व में। गुपचुप मत खाओ बाबा, सर पे ये गुपचुप वाले ग्रुप पे यकीन नहीं करना स्वाति, नहीं करने का। चलो चलिए, लास्ट हम लोग देख लिए थे, अलग अलग संप्रदाय देखे थे, है ना, कि उसके विकास को लेकर के जब भी जिसकी जो विचारधाराएं थी, उन्हीं हर एक विचारधाराओं ने अलग अलग संप्रदाय को, अलग अलग आपके स्कूल को जन्म दे दिया, जिसको हमने अलग से देखा था कि भाई आपके कौन से पुराने 5 संप्रदाय थे? तो संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रकार्यवाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद। ऐसे ही नाम लिख करके कुछ और वाद लिख करके दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं या नहीं है। इसलिए एग्जैक्ट ये नाम पता होना चाहिए पहले तो, जब का लिखा हुआ था, है ना, ये नाम एग्जैक्टली ऐसे पता होना चाहिए। इसमें कुछ और नाम डाल करके दे देगा ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है या नहीं करके, तो इनका नाम पता होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम आपको पढ़ा दिए थे, ये सब चीजें पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, बता दिए थे। अब बोलते भाई आज हम आप संरचनावाद सब डिटेल हम देख लिए थे। संरचनावाद का एक बार ओवरव्यू इसमें देख लिए थे लास्ट टेबल में, अब इसको डिटेल में आज पढ़ेंगे, यही बोले थे ना। चलिए, तो उस दिन ये जो भी नशे में थे आज होश में आ जाइएगा, आज फिर से संरचनावाद पढ़ने वाले हैं। अब डिटेल में एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक हो गई बातें? तो पूरा ध्यान अपने यहीं पे आकर्षित करके रखेंगे, दिमाग किसी और दुनिया में जाता है उसको आकर्षित करके यहीं ले आइए, वरना पढ़ने के बाद आगे पाठ पीछे सपाट वाला हिसाब हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि जितना पॉइंट में लिखा हूं उस टॉपिक से उतना पॉइंट ही एग्जाम पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। अब क्लास में बैठ के भी दिमाग यहाँ नहीं रखोगे और क्लास में छोड़ के आओगे तो आपकी गलती है। क्लियर हो गई बातें? तो जितना मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ यहाँ तो उससे आएगा, ये 1-2 ऑब्जेक्टिव से मिलकर के हट के आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी सब इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम कंठस्थ करके जाना एग्जाम में, ठीक हो गया बात ना। चलिए, तो पहला संप्रदाय क्या देखे हम लोग? सबसे पहला संप्रदाय कौन सा था? संरचनावाद। कौन सा था? संरचनावाद। फिर कौन सा था? फिर कौन सा था? जमाने भी दे सकते हैं सीक्वेंस, सबसे पहले, फिर कौन सा वाद, फिर कौन सा वाद, फिर कौन सा वाद, फिर कौन सा वाद। चलिए, सबसे पहला भैया, सबसे प्रथम या सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन है? कौन है? इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है? कैसे इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम सुना आप? तो फिर कैसे तोतला ले लो? नहीं तोतलाना है। क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। हो गया। और बोलेंगे सही प्रोनाउंस से स्ट्रक्चरलिज्म हो जाता है, वो लिज्म नहीं होता है। ठीक हो गई बातें? चलिए, तो सबसे पहला संप्रदाय कौन सा था? प्राचीनतम संप्रदाय, पुरातन संप्रदाय। हाँ, अब इस संप्रदाय में आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय के भैया जो जन्म हुआ होगा तो किसी एक विचारधारा से जन्म हुआ होगा, किसी एक विचारधारा को मेन मानने वाले होंगे। तो मैं हो गया मेन लीड करने वाले, मेरे समर्थक हो गए। तो इसमें मेन लीड करने वाले कौन थे? प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? कहां के थे? तो इनको संरचनावाद क्यों किया गया? क्योंकि क्या बनाए थे भैया? दुनिया का पहला प्रयोगशाला। क्या बनाए थे? दुनिया का पहला प्रयोगशाला। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किनके द्वारा बनाया गया था? विलियम वुंड के द्वारा। कहां बनाया गया था? जर्मनी के लिप्जिग शहर में। क्लियर हुई बात? तो इस संरचना को समझना चाहते थे कि कैसी संरचना है जो इस तरीके की चीजें निकल करके आती हैं, उसलिए प्रयोगशाला करना था इनको, उसलिए प्रयोगशाला बनाए थे ये। इसलिए क्योंकि संरचना समझना चाहते थे, इसलिए इनको भैया किस संप्रदाय का जनक कह दिया जाता है? संरचनावाद का। किसका जनक कह देते हैं? यस। तो पूछेगा भैया संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के जनक कौन है?
साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक कौन है? क्योंकि अगर वो प्रयोगशाला बनाए हैं तो साइंटिफिक रिसर्च ही करेंगे वो, है ना, और रिसर्च किस पे करेंगे? साइकोलॉजी पे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक। आइए आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय में अब ये तो होगा मेन लीड करता जिनका विचार था। इनको मानने वाले बड़े बड़े विद्वान कौन थे? तो बड़े विद्वान में कौन कौन है? एडवर्ड बेडफोर्ड टीचनर। कौन कौन थे? टीचनर उनके क्या थे भैया? शिष्य थे। क्या थे टीचनर उनके? शिष्य थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा दो नाम क्या है? एडवर्ड बेडफोर्ड। क्या क्या है? ठीक है। विलियम वुंड ने सन 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिग जर्मनी में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना, दो शब्द आएंगे। पहला क्या स्थापना? अनौपचारिक, अनऑफिशियल। दूसरा क्या है? औपचारिक, ऑफिशियल। क्लियर हो गई बातें? तो अनौपचारिक स्थापना कब हुई? 1879। औपचारिक ऑफिशियल स्थापना कब हुई? 1898। तो बोलिए क्या क्या? 1879, 1898। बोलिए क्या क्या? विलियम वुंड और ईबी टिश्नर। कौन कौन? तो भैया संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना कब की गई? किनके द्वारा की गई? औपचारिक स्थापना, ऑफिशियल स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? हाँ, तो 1879 और 1898। क्लियर हो गई बातें? 7998। क्या क्या कहेंगे? 18 कॉमन है, 7998। क्या बोलेंगे? 7998। वेरी गुड। संरचना संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण संवेदना है। तो संरचना संप्रदाय में जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन का मुख्य विषय क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर संवेदना है। क्या है? मेन संवेदना है। इस संवेदनाओं को पहचानना चाहते थे। क्लियर हो गई बात है ना, कि मन मस्तिष्क में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं उनको ये समझना चाहते। तो इसलिए मुख्य प्रकरण क्या है? संवेदना। मगर किसकी? मन या मस्तिष्क की। इसलिए अगर संवेदना दे तो ठीक, नहीं तो मन मस्तिष्क दे तो भी ठीक। क्लियर हो गई बात? दूसरे नंबर पे क्या आता है? आत्मा, मन, मस्तिष्क और आपका चेतना और व्यवहार। तो सेकंड मन मस्तिष्क है। मन मस्तिष्क में किसको देखना चाहते थे? संवेदना को। किसको? संवेदनाओं को जो मन में उठते हैं। ठीक हो गई बातें? आइए, वुंट व उसके सहयोगियों ने अंतरदर्शन, अंतर्निरीक्षण, तो पूछेगा अंतरदर्शन विधि का और नाम क्या है? अंतर्निरीक्षण है। अंतरदर्शन अंतर्निरीक्षण विधि किस बात से जुड़ा हुआ है? संरचनावाद से। तो वुंट और उसके सहयोगियों ने अंतरदर्शन अंतर्निरीक्षण नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके मन के संरचना का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया, जिस कारण वे संरचनावादी कहलाए। मैंने क्या बोला था आपको? किसका अध्ययन करने का? मन के संरचना का अध्ययन करने का इन्होंने कोशिश किया, इसलिए क्या कहलाए? संरचनावादी कहलाए। समझ में आ गया कि कैसे इस वाद का जन्म हुआ? इस संरचनावाद क्यों कहलाया? संरचनावादी क्यों कहलाया? समझ में आ गया बात ना? किस विधि का प्रयोग हुआ? तो अंतरदर्शन विधि का प्रयोग किया गया। समझ आ गई बातें सभी? और मन का व्यवस्थित अध्ययन करके मन की किस चीज को जानना चाहते थे? संवेदनाओं को। संवेदना मतलब जो आपके मन में भावनाएं उठती है ना, मन मस्तिष्क में जो ख्यालात उठते हैं उनके बारे में जानना चाहते थे। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं के प्रतिपादक। इनमें से कोई भी ऐसा लाइन बोल देगा तो सब में आंसर भैया वही लेना पड़ेगा, संरचनावाद विचारधारा या संरचनावाद। क्लियर हो गई बातें? किसके इसके बोल रहे हैं? तो मस्तिष्क के, मस्तिष्क संरचनाओं के प्रतिपादक, चेतना संरचनाओं के प्रतिपादक, संवेदना संरचनाओं के प्रतिपादक, प्रत्यक्षीकरण के घटकों के संरचनाओं के प्रतिपादक। सबका आंसर क्या हो जाएगा? संरचनावाद या उसके विचारधारक। वुंट व उसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? संरचनावाद स्ट्रक्चरलिस्ट। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट। इस संप्रदाय के प्रबल आलोचक कौन थे? कहां के थे? क्योंकि भैया अब आ रहे हैं आलोचना करने, तो जब ये आलोचना करेंगे, कमियां बताएंगे, तब तो अपनी विचारधारा को लेकर के आएंगे ना। इसलिए अगला संरचनावाद के बाद कौन सा वाद आ रहा था? कौन सा वाद आ रहा था? प्रकार्यवाद। कौन आ रहा था? प्रकार्यवाद। तो यहाँ पे आलोचना करेंगे कि अरे अरे तुम्हारे में ये कमियां है भैया, इसलिए इन कमी को दूर करने के लिए ये होना चाहिए, काम को देखना चाहिए, तब क्या आ जाएगा? प्रकार्यवाद। क्लियर हो गई बातें? तो यही जन्म होगा प्रकार्यवाद का। तो इस संप्रदाय के प्रबल आलोचक कौन थे? विलियम जेम्स अमेरिका। कौन थे? विलियम जेम्स अमेरिका। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेशनलिज्म तथा अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेगा, चार संप्रदाय देगा, इनमें से किसे आत्मनिरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? हाँ, टीचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया, जो शिष्य थे उनके, है ना, उन्होंने चेतना और मन को अलग किया। कहा कि अलग करके कहा कि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभव, देखिए दोनों को अंतर करके अलग बता रहा है कि मन और चेतना हमको एक जैसे लगती हैं, है ना, कि मन जो भावनाएं उत्पन्न हो रही वही हमारी चेतना है, तो दोनों को अंतर करके बता रहे हैं कि क्या है दोनों में अंतर। तो इन्होंने दोनों को अंतर किया और कहा कि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो जन्म से ही अस्तित्व में है। मन क्या है? जो हम जब से पैदा हुए तब से हम हमारे अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो सब क्या आपका भैया? मन है। क्लियर हो गई बातें? तो फिर यहाँ चेतना में अंतर क्या है? जबकि चेतना से तात्पर्य उन अनुभवों से है जो एक दिन हुए क्षण में हो। क्या हो रहा है? एक दिए हुए क्षण में हो। कहने का मतलब आप जब से पैदा हुए अभी तक आपके मन जितनी ख्यालात आ रही हैं सब क्या आपका भैया? मन है कि नहीं? मगर अचानक से किसी एक क्षण में आपके मन में कुछ अचानक से ख्याल उत्पन्न हो, वो क्या है? चेतना। जैसे अभी मैं किसी आप में किसी को डांट दूं तो आपको या तो भाई रोना आ जाएगा या गुस्सा आ जाए, तो एक क्षण में मैंने आपके क्या कर दिया? आपके अंदर एक संवेदना जगा दी कि नहीं जगा दी? यस। तो एक क्षण में उत्पन्न हुए भावनाएं जो है अचानक से तात्कालिक रूप से, वो क्या कहलाता है? चेतना। और जो पहले से विद्वान आपके अंदर है क्या है? वो मन। क्लियर हो गई बातें? तो जो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो क्या है? मन। और जो अचानक से किसी बाहरी कारणों से, किसी और कारणों से आपके अंदर उत्पन्न हो जाए अचानक से, वो क्या है? चेतना है। ठीक है? अचानक से टपक गया बताओ धरती में, ऐसा नहीं करने का बेटा। क्लियर हो गई बातें? ठीक हो गई बात? अंतर समझ में आया ना बात? गहरी बात हमारे समझने का बात। दोनों अनुभव ही है, पर कैसे अनुभव है? एक जन्मजात अनुभव है जो हमारे अंदर पहले से व्याप्त है। हर इंसान का एक टेंडेंसी नेचर है जो बचपन से उसके अंदर है, और एक क्या अचानक से आसपास के माहौल से लेकर के जो अचानक से अंदर पैदा हो जाता है वो क्या होता है? हमारी चेतनाएं हैं। तो अंतर बताएं। तो बोलेगा मन और चेतना में अंतर बताने वाले कौन थे? कौन बताए अंतर? अरे कौन बताए अंतर? अभी टीचनर। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब भैया यहां बुराई करेंगे तो अब अगला कौन सा बात आ जाएगा? प्रकार्यवाद। अगला कौन सा बात आ जाएगा? और क्या है भाई इंग्लिश में? फंक्शनलिज्म। क्या है? फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किन्होंने की? विलियम जेम्स ने की। किन्होंने की? विलियम जेम्स ने की। कब की? 1890 में। तो वो 1879, ये 1890। संरचनावाद 1879, ये 1890। वो आपके विलियम वुंट, ये क्या आपके? विलियम जेम्स। इन्होंने अपनी लिखी हुई पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से की थी। तो इन्होंने किसमें प्रकार्यवाद के बारे में बात किया था? तो किस पुस्तक में? अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो पूछ सकता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किनकी पुस्तक है? तो क्या बोलेंगे? विलियम जेम्स की। क्या बोलेंगे? किस वर्ष में? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी संकल्पना को संरचनावाद के विरोध में, ठीक है ना, संरचना तो उसके विरोध में ही इस संकल्पना को लगभग 1899 में प्रस्तुत किया गया। आप 1890 और 99 याद रखिएगा, इसमें 2 साल। विलियम जेम्स ने जॉन डीवी और जेम्स रोलैंड एंजिल प्रकार्यवाद का संस्थापक बताया है। तो वो ध्यान रखेंगे। अनौपचारिक संस्थापक कौन दिख रहे हैं? विलियम जेम्स। मगर विलियम जेम्स ने खुद किसको बोला संस्थापक? तो ध्यान से पढ़ेंगे। विलियम जेम्स ने खुद किसको बोला इसका संस्थापक? जॉन डीवी और जेम्स रोलैंड एंजिल को। क्लियर हो गया? तो दोनों क्वेश्चन अंतर है। कई बार संस्थापक कौन है तो विलियम जेम्स ही आंसर लेगा, मगर विलियम जेम्स के अनुसार संस्थापक कौन है तो क्या बोलेंगे? जॉन डीवी। आपके रोलैंड एंजिल क्या है? जेम्स रोलैंड एंजिल। कौन है? जेम्स रोलैंड एंजिल। क्लियर हो गई बात? अब मान लो एग्जाम में दे दिया कौन है भाई प्रकार्यवाद के संस्थापक, वहां विलियम जेम्स है ही नहीं, सीधे जॉन डीवी दिया, तो आंसर क्या ले लोगे? जॉन डीवी। जॉन डीवी नहीं, क्या आंसर लेकर चल जाओगे भैया? जेम्स रोलिंग लेकर चल जाओगे। क्लियर हो गई बात? तो 3 नाम याद रखना इससे। कौन कौन 3 बड़े नाम जुड़े हैं इससे? जेम्स रोलैंड एंजिल। कौन कौन है? जेम्स रोलैंड एंजिल। जबकि इसमें कौन कौन बड़े नाम थे आपके? विल्हेम वुंट, टीचनर, एडवर्ड और ब्रेडफोर्ड। बोलो कौन कौन? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। कौन कौन? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। तो बस संरचना में कौन कौन संस्थापक जुड़े हुए हैं? उनके नाम जुड़े हुए हैं तो विल्हेम वुंट, टीचनर, एडवर्ड और ब्रेडफोर्ड। कौन कौन जुड़े हैं बताओ? विल्हेम वुंट, टीचनर, एडवर्ड और ब्रेडफोर्ड। यहां कौन कौन जुड़े हैं? विलियम जेम्स, जॉन डीवी और जेम्स रोलैंड। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे। संरचना में वुंट और टीचनर है ना, इधर एंजिल और टीवी। हाँ नाम ना तो ऐसे पूछ लेगा
कि प्रकारवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? सिंगल विकलन क्वेश्चन बना देगा, इसलिए टेबल पहले पढ़ा दिया था, अब आपको उसके अंदर का डिटेल बता रहा हूं, समझ में आ गया बात ना? तो टेबल कंटेंट उसी सबको भैया शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। जेम्स का मानना क्या था? तो जेम्स जी का मानना क्या था, क्यों ये संरचनावाद से एक अलग विचारधारा इनकी हुई, क्यों ये संरचनावाद के आलोचक थे और क्यों इन्होंने प्रकारवाद को जन्म दिया, उसके इस लाइन से पता चलता है ना? नया विचारधारा कुछ आधार होगा, उस आधार को अब देख लेते हैं। आइए, इनका कहना था कि जेम्स का मानना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता। क्या बोल रही है? मन के संबंध में संरचनावाद कुछ नहीं बता सकता, व्यर्थ ही आप लोग मेहनत कर रहे हैं। क्यों? तो आगे बताते हैं, देखिए। क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि मन का मतलब क्या बोल रहे थे? जन्मजात अनुभवों का समाहम बोल रहे थे ना, जन्म से हमारे अंदर जितने अनुभव हो, क्या बोल दिया? मन है। तो बोले कि यार आप बेवकूफ हो क्या, जन्म से आपके अंदर जितनी सारी अनुभव आप हासिल कर रहे हैं, उससे आपके मन में जो जो परिवर्तन आ रही है, तो अलग अलग आदमी अलग अलग अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो सबके मन की संरचना अलग अलग होगी, सबके मन में भावनाएं अलग अलग होंगी, इसलिए सब आदमी एक जैसे भावनात्मक होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। आप भैया एक मन, क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में आप विभक्त कर रहे हैं, जबकि अनुभव कोई निश्चित तत्व नहीं है। जैसे लोहा क्या है? सब जगह लोहा है, सोना क्या है? सोना है, चांदी क्या है? चांदी है। तो जो तत्व हो तो हर जगह तत्व ही रहते हैं, मगर भाई जो अनुभव है वो तो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग है। तो अनुभव से उत्पन्न होने वाला या निर्मित होने वाला जो मन है, जैसे अनुभव मेरे जीवन में घटेंगे वैसे मेरा क्या बनेगा? मन बनेगा। तो अनुभव तो सबके जीवन में अलग अलग घटता है, तो मन भी क्या होगा? अलग अलग। तो आप उसको कैसे तत्व के रूप में ले सकते हैं, जबकि तत्व क्या है? स्थिर है, और अनुभव और मन आपका अलग अलग है सभी के लिए, है कि नहीं है? आप में से हम लोग जितने लोग, इसी में से भैया कोई बहुत सारी खराब अनुभव से जूझ करके आज यहाँ तक आया होगा, है ना? कोई बहुत अच्छे से अनुभव लेकर के आया होगा, किसी को बहुत दिक्कत होगा पढ़ाई लिखाई करने में, कोई भैया आराम से भैया माता पिता जिम्मेदारी उठाए होंगे, सबके अलग अलग अनुभव है कि नहीं है? किसी को बिना स्ट्रगल के लाइफ होगा, किसी को बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ होगा, है कि नहीं है? यस। तो इस सबके अनुभव अलग अलग हैं, सबको उस अनुभव के आधार पर मन अलग अलग है, सबके अंदर ललक लालच अलग अलग है कि नहीं? इसी एक क्लास में बैठे लोगों में। यस। इसीलिए बोले कि आपके जो अनुभव हर जो मन है, इनको किसी एक तत्व के रूप में विभक्त नहीं कर सकते आप, है ना? क्योंकि ये तो गलत हो गया सीधा बात, क्योंकि आप दुनिया के सब लोगों को एक ही जैसे तौल दे रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले इसलिए भैया बोले कि ये तो सरासर गलत बात है। अतः उसके अनुसार या उनके अनुसार, उसके गलत हो उनके अनुसार, चेतना मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो अवश्य ही थी। तो चेतना मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो है, उसको समझना, उसको जानना, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, है ना? चेतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा सबको, समझ में आ गया बात ना? यस। परंतु चेतना की क्रियाओं, क्रिया से ही कार्य, कार्य से ही प्रकार्य, सुना क्या बात ना? क्रिया से क्या? कार्य, कार्य से प्रकार्यवाद का जन्म यहीं से। परंतु चेतना की क्रियाओं तथा कार्यों अर्थात कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शन यूटिलिटी अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात? तो बोले चेतना को समझने से अच्छा है कि वो चेतना क्या कार्य कर पाती है बाहर, वो किस क्रिया ग्रुप में बाहर आती है, उसका अध्ययन आप कीजिए। बोले समझ गई बातें? यस। जब आपके मन में बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं, और अंदर ही अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब वो भावनाएं इतनी बढ़ जाए कि उसका असर बाहर दिखने लगे, उसके साथ कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका कुछ क्रिया हो रहा है आपके शरीर में, तब भैया उसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि क्रिया हमको क्या होती है? दिखती है। वो हर व्यक्ति में आप जो दिखने वाली चीजें हैं, लक्षण, उनका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यवहारवाद की ओर सब घसक रहे हैं, है ना? क्लियर हो गई बात? यस। तो क्या बोले? चेतना और मन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोले? चेतना की क्रियात्मक इकाई, उसका कार्य, उसकी प्रक्रिया। सुनवा गई बात ना? यस। इसलिए यह क्रिया, क्रिया, कार्य, कार्यात्मक से क्या जन्म हो जाएगा? प्रकार्यवाद। क्या जन्म हो जाएगा? प्रकार्यवाद। क्या जन्म हो जाएगा? किसका जन्म हो जाएगा? बताओ किसका जन्म हो जाएगा? किसका जन्म हो जाएगा? प्रकार्यवाद। किसका हो जाएगा? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता। अब समझे इसका मतलब क्या है? समझ आगे बात ना? टेबल कैसे बना है कंटेंट? यस। इसलिए एग्जाम से पहले इसी टेबल को से पढ़ के जाना है, काम बन जाएगा, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम। आओ आगे बढ़ते हैं। प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री कौन? जॉन डीवी प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। क्लियर हो गई बातें? ये प्रमुख समर्थक बोल दिए इनको, मगर भैया विलियम जेम्स खुद इनको क्या मान रहे हैं? संस्थापक, प्रवर्तक। क्लियर हो गई बात ना? ध्यान रखेंगे। एंजिल, कैटिल, थार्नडाइक, वुडवर्ड आदि विचारकों ने प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक विचारधारा प्रदान किया। तो इन सब का नाम आपको इससे जोड़ करके रखना है। क्लियर हो गई बात कि प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक विचारधारा प्रदान करने में किनका इनको सहयोग है? तो
एंजिल, कैटिल, थॉर्नडाइक, वुडवर्ड। बोलो क्या क्या, बोलो क्या क्या। हाँ, अब एक लाइन सिंपली ऐसे पूछेगा आपके एग्जाम, बहुत ज्यादा चांस है कि इस लाइन को पूछ ले। प्रश्नावली, अनुसूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकार्यवाद की ही देन है। तो पूछेगा प्रश्नावली, अनुसूची, मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण किस संप्रदाय से, किस वाद से जुड़े हुए हैं? तो प्रकार्यवाद से। क्लियर हो गया? किससे जुड़े हुए हैं? तो प्रकार्यवाद से। अभी क्या है प्रश्नावली? अरे भैया देखेंगे, किसी मूवी में देखे होंगे, साइकेट्रिस्ट होता है, सामने बैठाता है पेशेंट को, उसको क्वेश्चन पूछता है ना, अच्छा आपको कैसे लगता है सपने में, आप गिर रहे हैं लगता है क्या? प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है? क्यों ऐसा लगता है, बचपन में क्या आपके साथ हुआ था? प्रश्न पर प्रश्न पूछता है कि नहीं? क्योंकि प्रश्न पूछ के उस सही कारण तक पहुंच जाता है कि आखिर भैया जन्म कहां से हो रहा है उस संवेदना का, है ना, उस संवेदना को, उसके मन की उस फीलिंग का, उसके उस इमोशंस का जन्म कहां से हो रहा है। क्योंकि जब तक आप उस कारण तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप उसको इलाज कैसे कर देंगे? जैसे मुझे दर्द हुआ, मैं दवाई दिया, तो दर्द का दवाई क्या करता है आपको पहले समझाता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्लियर हो गई बात, मैं दर्द का दवाई खाया, तो दर्द का दवाई मेरे खून में मिला और शरीर के सब जगह पहुंच गया दर्द का दवाई। क्लियर? तो जहां से उस सेंसेस, मेरी जो इंद्रियाएं थी, उस सेंसेस मेरे भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल दिमाग तक पहुंच जाती है कि दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उसको ये खत्म कर देता है दवाई, कि दर्द महसूस नहीं होता। मगर रियल मायने में दवाई कारण तक नहीं पहुंचा कि दर्द हो क्यों रहा था। सुनवा की बात ना, कारण तक नहीं पहुंचा, है ना, उसने उसको वहीं पे क्या कर दिया, सिग्नल को बंद कर दिया, सिग्नल ट्रांसफरिंग को ब्लॉक कर दिया, और शरीर को उन अंगों तक भी लेके चला गया दर्द वाली दवाई को जहां जरूरत नहीं थी। मतलब वो आपके बीमारी फोकस नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं है वो, जो भी आप दवाई खाते हैं जिस भी बीमारी का। समझ में आ रहा है बात ना? बस वही यहाँ पे दिक्कत होने लग गया था। क्लियर हो गई बात? तो इसी बात को समझते हुए चलना है। तो इसलिए प्रश्नावली विधि से हम क्या करते हैं, उस कारण तक पहुंचना चाहते हैं जिसका से दर्द पैदा हो रहा है। दर्द पैदा हो रहा है तो डॉक्टर क्या सकता है, साइकोलॉजिस्ट, आपको नींद नहीं आ रही है, लीजिए नींद की दवाई खा के सो जाइए। आप गुस्सा आता है, लीजिए बीपी है लो करने का दवाई, देखिए बीपी लो करवा दे, गुस्सा ही नहीं आएगा। मगर वो रीजन नहीं है, उसको क्या करना है, आपके कारण तक पहुंचना है। ठीक है, वही बात है। तो उस कारण तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, प्रश्नावली विधि का उपयोग करेगा। अनुसूची, अनुसूची में ये कुछ क्वेश्चंस बना देगा, टिक मार्क कीजिए बोलेगा, जिसका उपयोग आजकल बहुत ज्यादा लोग अपने कोर्स को बेचने के लिए करते हैं। जैसे आजकल ट्रायो है जो कंपनी हेयर फॉल वाली, इन लिख करके दे देंगे कि आपके बाल झड़ते हैं, सब बोलेंगे हाँ, कौन बोलेगा आज ना? क्या आपके सामने का बाल थोड़ा कम हो गया है? बोलेंगे हाँ। क्या आपके थोड़ा ऊपर के यहाँ चेनला का बाल कम हो गया है? हाँ। क्या आपका भैया यहाँ पर भैया धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ आपके बाल के टूटने का वो हो गया है, बाल पक रहा है? सबके में कॉमन बीमारी है। तो क्या अनुसूची बना दीजिए एक ऐसा क्वेश्चन जो सबको हाँ लगेगा। अच्छा, आपके 10 में से अगर 5 हाँ हो रहे हैं तो आप पेशेंट हैं, आपको इलाज कराना चाहिए, लीजिए ट्राई का 5,000 का पैकेज। समझ में आ रही बात ना? यस, ये मनोवैज्ञानिक टेक्निक है, वो अपना कोर्स बेचने के लिए उपयोग कर रहे हैं, और ये भैया यहाँ पर कारण जानने के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? कि आपको नींद नहीं आती है, हाँ, नींद से जुड़ देगा, बहुत अच्छी नींद, खराब नींद, एकदम नहीं, 10 रात से नहीं सोया, तो भाई आदमी टिक करेगा ही उसमें, है ना, वैसी 4 चीज लिख करके दे देगा। जो नींद नहीं आया है उसको क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, जिसको नींद नहीं आया है, आपको थकान लगता है, बहुत थकान लगता है, उठ ही नहीं पाते, जा रहे दादा, ऐसे करके। फिर अब जो सोया नहीं है, जिसको थकान लग रहा है, उसको चक्कर भी आएगा। आपको चक्कर आते हैं बीच में, हाँ आएगा ही आएगा, हैगा कि नहीं आएगा? यस। तो ये सब चीजें हैं। क्या आपका दिमाग डिस्टर्ब रहता है? यस। तो भाई सब हाँ करेंगे आप। इसलिए कुछ ऐसी अनुसूचियां बना दी जाती है जिसके माध्यम से आपके कारण तक पहुंचने का काम किया जाता है। और जब इन दोनों से आपका काम नहीं चलता तब वो क्या करते हैं, मानसिक परीक्षण। क्लियर हो गई बातें? अलग तरीके से आपके दिमाग को परीक्षण करेंगे, परखेंगे उसको। ठीक है, चलिए। तो पूछेगा कि भाई ये विधियां किसमें प्रयोग की जाती है, तो प्रकार्यवाद में। किसमें की जाती है? समझ गए ना सब अच्छे से? आगे चलकर प्रकार्यवाद निम्नवत 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। जो प्रकार्यवाद है आगे जाके 2 अलग अलग संप्रदायों में बढ़ गया। ठीक है, यही संप्रदाय 2 अलग अलग हिस्से में बढ़ गया, 2 अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया, थोड़े थोड़े मतभेद को लेकर के, प्रक्रियाओं को लेकर के, अंतर को लेकर के। क्लियर हो गई बातें? तो पूछेगा वो कौन से 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, तो एक तो कौन था भाई प्रकार्यवाद का, शिकागो प्रकार्यवाद, और एक क्या हो गया, कोलंबिया प्रकार्यवाद। एक कौन सा था, शिकागो प्रकार्यवाद, एक क्या था, एक क्या था, एक क्या है, कोलंबिया के समर्थक कौन है, कोलंबिया प्रवर्तक प्रकार्यवाद के, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। क्लियर हो गई बातें? तो कोलंबिया जो आपका प्रकार्यवाद, उसके समर्थक कौन कौन है, वुडवर्ड और थॉर्नडाइक। कौन कौन है? यस। और शिकागो प्रकार्यवाद समर्थक कौन कौन है, तो जॉन डीवी, विलियम जेम्स, जेम्स आर एंजिल, हार्व एकार, ईजी बोरिंग। ऐसा नाम देकर के पूछ देगा इनमें से, वो नाम इधर डाल देगा और पूछेगा इनमें से कौन से, भाई बोल देगा शिकागो प्रकार्यवाद के समर्थक हैं या नहीं है।
क्लियर हो गई बात? तो जॉन ड्यू को और उसको अलग उधर रख दीजिए, उनको मतलब कि वुडवर्थ और थॉर्नडाइक को अलग रख दीजिए, बाकी सब इधर आ जाएंगे, और इधर कौन कौन आ रहा है उसको अलग से देख लेंगे। क्लियर हो गई बात है? तो बताओ कोलंबिया प्रकार्यवाद के कौन कौन समर्थक हैं? वुडवर्थ और शिकागो संप्रदाय के जॉन डीवी, विलियम जेम्स आर एंजिल, हार्वे कार, ईजी बोरिंग। ये दो नाम नए हैं नीचे, इसको अलग से याद कीजिए। क्या नाम है? हार्वे कार, ईजी बोरिंग। क्या क्या नाम है? क्या नाम है? क्लियर हो गई बातें? यस। आइए अगला कहा जाएगा भैया, अब इसका धीरे से क्या जाएगा? व्यवहारवाद। क्योंकि हम पढ़े सीक्वेंस में भी आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना और लास्ट में क्या था? व्यवहार। तो मन मस्तिष्क तक कहाँ थे हम? संरचनावाद में थे, है ना। फिर हम चेतना में कहाँ गए? आपके प्रकार्यवाद में। तो अब किस में जाएंगे हम लोग? व्यवहार में। ये तीन संप्रदाय तो आना ही था। यस। आइए अब इन तीन संप्रदाय में अगला कौन आ जाएगा? व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद की स्थापना 20वीं सदी के पहले दशक में वर्ष 1900 कब हुई? 13 में। तो बोले किस सदी की शुरुआत में हुई? तो 20वीं सदी। मगर वर्ष बोले तो पहले दशक कौन सा? 1913। क्लियर हो गई बातें? यस। में किसने की थी तो इसकी शुरुआत? वाटसन ने। किसने की थी? वाटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। कहां पे की थी? तो कहां पे की थी? तो वह से व्यवहारवाद, वह से, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वह से व्यवहारवाद, वह से ठीक है। और किस वर्ष में? 1913 में। किस वर्ष में? और किस विश्वविद्यालय में? जॉन हॉपकिंस। कहां पर? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किस संप्रदाय ने दिलाया है? विज्ञान किसने दिलाया है? व्यवहारवाद ने। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में, एक विज्ञान के रूप में किसने अस्तित्व में लेकर के आया भैया? तो व्यवहारवाद। देखिए सीक्वेंस है ना। जब आपको कौन है? संप्रदायवाद, तो हल्का सैद्धांतिक, हल्का आपको थोड़ा वैज्ञानिक बना दिया। वैज्ञानिकता में और थोड़ा तार्किकता जोड़ने के लिए कौन आ गया आपका? प्रकार्यवाद। और पूरा भैया एक सब्जेक्ट बनाकर कौन लेके आ गया आपका? व्यवहारवाद। समझ में आ गया बात ना? कैसे दर्शन शास्त्र से अलग होकर इधर आ रहा है ये। क्लियर हो गई बातें? चलिए, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किस संप्रदाय ने दिलाया? तो व्यवहारवाद संप्रदाय ने। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार ही हो सकती है, चेतना नहीं हो सकती। चल भाग बोल दिया आपको चेतना, अब जाओ आपका काम खत्म बोल रहा है, अब आप नहीं हो सकते बोल दिया। क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। इसलिए जब आजकल आप मूवी देखते होंगे तो आप देखते हो कि यार पागल लोग ऐसे बंद कर रखते हैं रूम में और कैमरा लगा के उसके भाई बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, देखते रहते हैं उसको, यार कैसे कैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं है? देखते हैं यस। क्योंकि अब ये रियल मायने में व्यवहारवादी वर्तमान में चल रहे हैं, तो व्यवहार में किसका अध्ययन करेंगे हम? व्यवहार का। क्योंकि अब व्यवहार सामने दिखने वाली चीज है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा आक्रामक है, देखिए कोई पागल होता है बहुत प्यार से रहेगा, एकदम बच्चे ऐसे रहेगा, खेलेगा, अभी बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया, फिर बच्चे से बिहेव करेगा, होता है कि नहीं होता है? और कोई जो बहुत इंटेंस होता है, एकदम गुस्सा वाला, जान से मारने वाला होता है कि नहीं होता है? हर पागल खाने में ऐसे लोग होते हैं। यस। तो भाई उनका रियल मायने जो बाहर दिख रहा है वो है क्या? व्यवहार। भले ही उस व्यवहार के पीछे एक संवेदना है, एक इमोशंस है, एक फीलिंग है। क्लियर हो गया? जो उत्पन्न हो रही है मन या मस्तिष्क से, सीढ़ी समझा रहा हूं मैं, मन या मस्तिष्क में संवेदना या चेतना उत्पन्न हुई, उसका बाहर क्या दिखा? व्यवहार। तो हम लास्ट में कहां पहुंचे हैं? व्यवहार, संरचनावाद, प्रकार्यवाद और अब व्यवहारवाद। इसलिए बोले कि भाई व्यवहार जो है वही हमको बाहर दिखाई देती है, इसलिए व्यवहार को हम वस्तुनिष्ठ तरीके से क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? वस्तुनिष्ठ का मतलब यहां पे क्या है, कोई बताएगा? वाह मुद्देव जी, वाह, मोगैम्बो खुश हुआ। और बताओ, अरे कोशिश तो की, ऑब्जेक्टिव बोली, हाँ बढ़िया बात है, ऑब्जेक्टिफाई करना, सही आंसर दी है। और बोलो क्या लग रहा है यहाँ पे? वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो सकता है? वो सही बोली, ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिफाई करना। ऑब्जेक्टिफाई का मतलब कि भैया जैसे क्या होता है, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक आंसर होगा सर। मतलब अब रियल मायने में उस क्वेश्चन के रियल आंसर तक पहुंचते हैं 4 ऑप्शन में से, तो भैया रियल में उस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, है ना? भले ऑप्शन क्या हो? 4 हो। वैसे ही व्यवहारवाद भी क्या बोलता है कि भले इसके व्यवहार के, भैया व्यवहार जो आपको दिख रहा है इसके 4 अलग कारण हो सकते हैं, और उसमें से इस कारण से उत्पन्न हो रहा है। यह व्यवहार के उत्पन्न का कारण क्या है? एक,
पकड़ सकते हैं आप सीधा सीधा। क्लियर हो गई बात। और हर व्यक्ति के उसी सेम व्यवहार का भी क्या हो सकता है, कारण अलग अलग हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के व्यवहार, सबका व्यवहार ही है, सब गुस्सा ही कर रहे हैं, मगर सबका कारण क्या होगा, अलग 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 अलग। तो सब प्रश्न का अलग 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 क्या होगा, उत्तर होगा। यही क्या है, वस्तुनिष्ठ बनाना उसको। और व्यवहार भी क्या होता है, वस्तुनिष्ठ। जैसे भाई मैं गुस्सा कर रहा हूँ, आप इसको गुस्सा कर रहे हैं, मैं गुस्सा कर रहा हूँ मतलब गर्मी की वजह से, आप इसको गुस्सा कर रहे हैं पति से लड़के आए हो इसलिए, आप इसको और गुस्सा कर रहे हो बॉयफ्रेंड मार दिया 2-3 थापड़, और फिर और कोई गुस्सा इसका पति मुकान तोड़ दिया होगा, इसके अलग अलग कारण हो सकता है सबका गुस्से का, है ना। यस, तो इसीलिए सबके व्यवहार का कारण अलग अलग है, और सबके कारण अलग अलग। तो हर एक गुस्सा तो सब में, देखिए सबका व्यवहार क्या है, गुस्सा 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 गुस्सा, मगर सबका आंसर कारण क्या है, अलग अलग है ना। यस, तो आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, सिंगल हर एक के साथ एक अलग फीलिंग को जोड़ सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, व्यवहार में क्या कर सकते हैं, उसको वस्तुनिष्ठता के साथ जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। हाँ, और कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। वॉटसन के व्यवहारवाद ने, ये पूछेगा, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनर थोड़ा अच्छे मूड में होगा, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए ये क्वेश्चन देगा, बोलेगा भैया स्टिम्युलस रिस्पॉन्स या उद्दीपक अनुक्रिया किस आपके वाद से जुड़ी है या किस स्कूल से जुड़ी हुई है, तो क्या बोलेंगे, व्यवहारवाद से। किससे जुड़ी हुई है, अब क्या सर, वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पांस को जन्म दिया। अभी क्या है उद्दीपक अनुक्रिया, कोई बताएगा, बहुत आसान है, बच्चे वाली चीज है, बताइए मैडम, गुरुजी। अरे पढ़े वहां बीएड में कैसे करा था जी, ऐसे थोड़ी चली, बताइए कौन कौन बीएड कर रहा, हाथ उठाओ एक बार। ये दैवो जाद रे, बताइए क्या होता है उद्दीपक अनुक्रिया। आइए, बीएड का सिलेबस यही पढ़ा रहे हैं, टॉप करोगे पढ़ाने के बाद आपने। एक कारण, एक चीज क्या है, उद्दीपक, और एक क्या है, अनुक्रिया। इसका मतलब उद्दीपक माने इमोशन जगाने वाला, प्रेरक, क्या ये, प्रेरक। अनुक्रिया रिएक्शन, स्विच हुआ उद्दीपक, उछल गए आप, अनुक्रिया। क्लियर हुई बात। तो उद्दीपक के रिजल्ट में क्या होती है, अनुक्रिया। क्लियर हुई बात। तो आपके हर एक व्यवहार में जो आप प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं उसके पीछे एक क्या होगा, उद्दीपक होगा। क्या होगा, उद्दीपक। जैसे मैं मस्त क्लास पढ़ाने आया भैया एकदम बिंदास करके, मगर किसी एक का चेहरा देख के भैया मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया, तो वो मेरे लिए क्या काम कर रहा मालूम, अरे आपको नहीं, आप मतलब ऐसे मेरी आदत है, उद्दीपक क्या हो जाए मेरे लिए, उद्दीपक। और जब उसे एकदम खराब मूड पढ़ा रहा हूँ ऐसे करके पूरा, तो क्या है मेरा भैया, अनुक्रिया। सुनना की बात ना, क्या है उद्दीपक, क्या अनुक्रिया। क्लियर होगी बात। आपके रिएक्शन को जगाने वाला कौन होता है, उद्दीपक, बोले तो एक तरीके से प्रेरक है ये, और उसका उसके रिजल्ट में क्या निकलती है, आपकी अनुक्रिया। क्लियर होगी बात। तो क्या आपका व्यवहार ऐसे जन्म होता है, आपका बिहेवियर कैसे किसके साथ, उसके वजह से उद्दीपक अनुक्रिया कार्य करता है, नहीं करता है, करता है। तो उसको याद रखना पड़ेगा कि व्यवहार से जुड़ा हुआ है, नहीं, आपके हर व्यवहार के पीछे क्या है, एक ना एक उद्दीपक जुड़ा हुआ है। जैसे आज आपको हॉस्टल वार्डन बनना है, ये आपको उद्दीपक है, इसलिए अनुक्रिया में आप पढ़ने आ रहे हो, मगर बनना है ये आपका नशा जुज्बा नहीं करके इसलिए घर में जाके सो जा रहे हो। सुना के बात ना, तो उद्दीपक अनुक्रिया भी वास्तविक और झूठा होता है, कठोर और मृदु होता है। सुना की बात ना, स्ट्रांग और वीक होता है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी क्या होगी, उद्दीपन होगी, उतनी आपकी अग्रेसिव क्या दिखेगी, अनुक्रिया दिखाई देगी। जैसे आपके अंदर हॉस्टल बनने का जितना ज्यादा लालच होगा, जितना ज्यादा बड़ा नशा होगा, उतना ही ज्यादा बार बार मेहनत करोगे, उतना भीड़ की पढ़ाई करोगे, और नहीं होगा, इमोशंस कम होगा, उसके लिए आपको एनर्जी ध्यान कहीं और भटक रहा होगा, तो आप बस पढ़ रहे होगे क्लास में आकर के बैठ करके। समझा क्या बात ना, सब पढ़ रहे, मैं भी पढ़ूंगा, पैसा दिया हूँ, कोर्स किया हूँ, करूंगी, पढ़ूंगी, ऐसे करके करते हैं ना ऐसे हम लोग। यस, मगर इसी में उसको एक भीड़ में ऐसा होगा भैया जिसके अंदर वो जज्बा नहीं, पाना छेर दिन रात पढ़ रहा हो, कुकुर बिलाई टाइप का एकदम पूरा पूरा छान दिया होगा भैया जा, तो उसको बनना है कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्योंकि ये हमेशा सक्सेस के पीछे रीजन काम करता है। आपका व्यवहार कैसा होने वाला है ये डिपेंड करता है कि आपका उद्दीपन, आपका प्रेरक कितना स्ट्रांग है, आपको मोटिवेशन किससे आता है। जैसे हम क्या होते हैं, हर ओवर में डिमोटिलाइज हो जाती हूँ, गाय दे मोर इमोशन मोर मोराल डाउन हो जाते, गाय दे ओ सर वो ऐसे करके। तो क्यों हो जाता है भाई मोटिवेशन डाउन, क्योंकि आपके मोटिवेशन का जिसको अपने आधार बनाए वो आधार ही वीक है। आपका आधार, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, अगर आपका आधार ये भैया कि नहीं यार मोर दोस्त बन पढ़ा था तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, नहीं बनिया। क्लियर हो गया। मोर पड़ोस में पढ़ा था मैं पढ़ लिया, नहीं बनोगे। मैं 2 साल लगा दे हूँ, मैं पैसा कौड़ी लगा दे हूँ, पढ़ना अच्छे, नहीं बनोगे। जब मेरे परिवार की स्थिति सुधार दूंगी, पढ़ना है, नहीं बनोगे।
जब तक आप में सिर्फ एक ही नशा ना हो, मेरे को यही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं, और एक्सक्यूज देखिए, एक्सक्यूज होता ही नहीं है, एक्सक्यूज होता ही नहीं है, सिलेक्शन का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, समझ में आया बात ना। ऑब्जेक्शन आपका ऑप्शंस का एक्सक्यूज होता है, सिलेक्शन का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। पढ़ना है अच्छे क्योंकि मेरे को पढ़ना अच्छा है, कारण वही है। जब उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों एक हो तब समझिए आप लाइफ में सही रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे बहुतों को लगा होगा पता नहीं सर के बताइए मैं सही रास्ते में, तो आप खुद सोच लीजिए। जब आपका उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों एक ही हो, जो आपको उद्दीपन मारता तो पढ़ते हॉस्टल बनना है, उद्दीपन है, उसलिए पढ़ते भी इसलिए हॉस्टल बनना अच्छा है। अनुक्रिया और उद्दीपन जब जीवन में एक हो जाए, समझ लीजिए जिस भी चीज को लेकर आपका उद्दीपन अनुक्रिया एक हो जाएगा, उसी में आप सक्सेस करेंगे, अन्यथा नहीं। समझ आ गया बात ना। इसलिए सब के सब इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको उसको एक लयबद्ध में लाना होगा। कोई मतलब नहीं है मेरे को दुनियादारी, घर बार, माए बाप, दाई दादा, चाचा फुआ, दोस्त यार, किसी से मतलब नहीं। मेरे को बनना अच्छे इसलिए बनना है। क्यों बनना है? बनना है इसी चलिए बनना है। बहुत गहरी और बहुत छोटी चीज है। बनना है इसी चलिए मेरे को बनना है, और कुछ नहीं है मेरे पास रीजन, मेरे को कुछ और नहीं करना है, मेरे को बनना अच्छे इसलिए बनना है। जिस दिन आपको अंदर बात गहराई समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको पोस्ट निकल जाएगा। ये बात बहुत गहरी है, समझ लेना इसको। कभी भी अपने सक्सेस या आपका जो एम है उसका रीजन किसी ऐसे चीज को ना बनाइए जो आप नहीं है। सुना ये बात? मेरे प्यार के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे यार के लिए, पैसा के लिए, कौड़ी के लिए, सब बर्बाद है। मेरे चलिए और कुछ नहीं। क्योंकि जब आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो सिर्फ आपका जीवन सबसे ज्यादा परिवर्तित होगा, उससे परिवर्तित बाकी का हल्का फुल्का होगा। आपको समाज में अलग इज्जत मिलेगा, आपका समाज में अलग रेपुटेशन होगा, आपका परिवार में अलग इज्जत होगा, आपका परिवार वालों में, रिश्तेदारों में अलग इज्जत होगा, मान सम्मान होगा, मायके में, ससुराल में, आपका सब चीज बदलने वाला है। जबकि भैया आपका भले ससुराल में कितना भी इज्जत मान सम्मान हो, चाहे मायके में कितना भी मान सम्मान हो, जब आपका शादी हो जाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब बन जाओगे, तो क्या पूरा पैसा उठा के अपने मायके दे दोगे? क्या कोई नहीं देने वाले। कोई ससुराल में दोगे? क्या कोई नहीं देने वाले। पत्नी पूरा पैसा पत्नी को देगा? क्या नहीं देने वाला। पत्नी पूरा पैसा पति को देगा? नहीं देने वाले। माँ बाप पूरा पैसा बेटा को देंगे? क्या नहीं देने वाले। बेटा पूरा पैसा माँ बाप को देगा? नहीं देने वाले। कोई इस दुनिया में किसी के लिए नहीं, याद रखना। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। हम लोग इस ढकोसले में जीते कि मेरे को इसके लिए जीना है, सिर्फ हमारे सामने काल्पनिक दुनिया है। तो इस काल्पनिकता से ऊपर उठ जाइए आप सबके सब। बस इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब आपका जॉब लगेगा तो सिर्फ आपका जीवन बदलने वाला है। सुना की बात है? क्योंकि बाकियों के जीवन जैसे चल रहा था तो अपना अपना जिया करके आधा ज्यादा जिंदगी जी लियो, बीत गया। सुना की बात है ना? यस। तो आइए इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको अपने उद्दीपन और अपनी अनुक्रिया को एक बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बनना है इसलिए क्या करना है? बनना है इसलिए बनना है। क्या बोलोगे आपसे? अपने आप से, बनना है इसलिए बनना है। क्लियर हो गई बात ना? तो बस यही बात हमेशा उठ के आना, सुबह उठ के बोलना, नहा धो के मस्त, बनना है इसलिए क्या करना है? बनना अच्छा। गुस्सा में बोलना अपने आप को देख करके, बनना अच्छा तेरे को ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया बात ना? यस। हर सक्सेसफुल आदमी एक स्तर पे क्या होता है? साइको होता है, और वो बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि बनना है तो बनना है, याद रखना। आओ, व्यवहारवाद वस्तुतः जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययनों के परिणामों से प्रेरित था। क्या बोले? ध्यान दीजिए, व्यवहारवाद, अब उस मोड से बाहर आ जाओ, ठीक है, आत्म ज्ञान प्राप्ति के मोड से बाहर आओ। व्यवहारवाद वस्तुतः जीव विज्ञान की विधियों, कौन से सब्जेक्ट की विधि से? जीव विज्ञान की विधि से। पूछेगा किससे? जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययनों से। किसके? कौन से वैज्ञानिक से? रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययनों के परिणामों से प्रेरित था। पहले मनोविज्ञान का असर भी जानवरों पे पहले करना चालू किए थे। सुना की बात? पहले जानवरों के व्यवहार का अध्ययन चालू किए थे पहले। आज भी चलता है वो। चिंपैंजी ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है? सुना की बात ना? देखिए, जैसे डिस्कवरी से देखेंगे, बोलेगा अब जो नर है वो अपने नाखून खुजला रहा है शेर को देख करके, अब वो युद्ध के लिए रेडी हो गया है, वो अपना एरिया डिसाइड करने वाला है। सब ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन लोग क्या किए हुए हैं? सब व्यवहारवाद का एनालिसिस करके बैठे हैं कि जब शेर क्या कर रहा है भैया, अपना जब सांड अपना ऐसा पैर रगड़ रहा है, धूल उड़ा रहा है सींग से, मतलब भैया क्या करना है? आक्रामक हो रहा है वो, है ना? इसलिए क्या है, पहले जानवरों के व्यवहार को अध्ययन पहले चालू किया गया। फिर जब उनके एक व्यवहार को समझ लिया गया, क्यों जानवर के अध्ययन पहले क्यों चालू किया गया? क्योंकि उनके पास भी दिमाग है, उनका दिमाग का दायरा बहुत छोटा है। तो सबसे छोटी चीज को समझिए, तब इंसान जैसे बड़े दिमाग को समझ पाएंगे। समझ आ गया बात ना? यस। इसलिए मानव विज्ञान का भी पहले अध्ययन किस पे किया गया था? जानवरों पे। किस पे अध्ययन किया गया था? जानवरों पे। और जब फिर जानवरों पे अध्ययन हो गया, तब किस पे? हम लोग दुनिया के सबसे बड़े जानवर इंसानों पे। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए याद रखना, तो कौन से विषय से लिए भाई इसका? जीव विज्ञान की विधियां और इवान पावलोव के
कहाँ होगी सर? ठीक है, हाँ। व्यवहारवादी विचारधारा ने, ध्यान देंगे, व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिक यांत्रिक वस्तुनिष्ठ रूप देकर एक नए युग का क्या कर दिया, आगाज कर दिया, और मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में ला करके आपके सामने रख दिया, जिसका से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बन गया, जिस पर अलग से भैया भी आदमी का पढ़ाई लिखाई सब चीज चालू हो गया। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो बोले भाई इसको विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किसने अस्तित्व में लेके आया? व्यवहारवाद ने। कौन लेके आया? अगला है समग्रवाद। कौन है अगला? समग्रवाद या गेस्टाल्टिज्म। क्या है भैया? समग्रवाद या गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्ट जो शब्द होता है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? समग्र, समुच्चय। क्लियर हो गई बात है? आइए देखते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मुख्य रूप से व्यवस्थित समग्र, ऑर्गेनाइज्ड होल। तो गेस्टाल्ट शब्द का मतलब ही क्या होता है? व्यवस्थित समग्र, मतलब सब चीज तो समाहित है उसमें, मगर किस रूप में? व्यवस्थित रूप में। किस रूप में? व्यवस्थित रूप में, ऑर्गेनाइज्ड रूप में। तो भैया शब्द का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड होल। सबको, जितने भी है सभी को एक ऑर्गेनाइज्ड में जमा दीजिए, सबको व्यवस्थित ढंग से क्या कर दीजिए? जमा दीजिए। क्लियर हो गई बातें? अब आइए देखिए, यही बोल रहे हैं, इनके विचारधारा भी इसी से होगा। भैया ये किसी एक चीज की हम बात ही नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में पढ़ना है, और सबको व्यवस्थित ढंग से जमा करके व्यवस्थित ढंग से पढ़ना होगा, तब भी ये जान पाओगे आप कि आदमी का व्यवहार ऐसा क्यों है, मन ऐसा क्यों है, चेतना ऐसा क्यों है। इसलिए वाद ही क्या हो जाता है? समग्रवाद। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? मैक्स वर्थिमर। किसने की थी? किन्होंने की थी? किन्होंने की थी? हाँ, मैक्स वर्थिमर ने। कब की थी? वर्ष 1912 में। कब की थी? वर्ष 1900। और ये दो बड़े नाम हैं, कोहलर और कोफ्का, इसके क्या थे? सह संस्थापक। क्या थे? सह संस्थापक। तो भैया समग्रवाद के संस्थापक कौन थे? मैक्स वर्थिमर। और सह संस्थापक? हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्टिज्म? को फाउंडर कोहलर कोफ्का। क्लियर हो गई बातें? आइए देखो, आ रहा है भाई वही सब नाम, कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर, कूटलेविन एक्स्ट्रा, यहाँ पाउलो, वॉटसन, एंजिल, डीवी, वुंटिश्नर। आ नहीं आ रहा है? सुनवा के बाद इसी का भैया वहां जो मेन चीज है उसको यहाँ पे टेबल बना दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने मैक्स वर्थिमर, कोहलर, कोफ्का तथा और प्रमुख कौन थे? कूट लेविन थे। हो गया बात। मुख्य रूप जाने जाते थे किसी वस्तु परिस्थिति को उसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में देखना। देखिए, एक तत्व के रूप में देख रहे, क्या बोला? पूरे सभी तत्वों के समूह के रूप में न देखकर उसको एक समग्र रूप परिपूर्णता में देखना ही क्या है? मुख्यतः गेस्टाल्टवाद है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसको एक सिंगल तत्व एंटिटी मत समझिए, उसके सभी आयामों को देखिए, सभी डायमेंशंस को देखिए, सभी कारणों को देखिए, उसके हर एक चीज को पढ़िए, तब जाके आप क्या समझेंगे? उसका वास्तविक कारण तक आप क्या कर पाएंगे? पहुंच पाएंगे। क्लियर हुई बात? यही बोल रहे हैं किसी वस्तु या परिस्थिति को उसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में न देखकर उसको एक समग्र रूप परिपूर्णता में देखना ही मुख्यतः गेस्टाल्टवाद है। क्लियर हो गई बातें? यस। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देते हैं। तो पूछेगा कौन सी आपकी जो है संप्रदायवाद या आपका वो स्कूल सीखने के उद्देश्य और अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है? तो सीखने के उद्देश्य और अभिप्रेरणा पर पाठ्यक्रम निर्माण करना, यह इसका विधि है। पहले पीछे प्रश्न सूची आपको प्रश्नावली अनुसूची, इसका क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण, अभिप्रेरणा तथा शिक्षा उद्देश्यों पर जोर देना मुख्य रूप से क्या है? गेस्टाल्टवाद की ही देन है। तो पूछेगा इसमें सबसे सीधा एग्जाम में कि पाठ्यक्रम निर्माण, अभिप्रेरणा, शिक्षा उद्देश्यों पर जोर देना किससे जुड़ा हुआ है? तो गेस्टाल्टवाद से। किससे जुड़ा हुआ है? तो उनका कहना पूरे पाठ्यक्रम बनाइए आप। ये दो चार भाई मेथड्स काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पूछ के चल दिए, पूरे पाठ्यक्रम बनाइए आप। पूरे पाठ्यक्रम बनाए जिसको आदमी पढ़ने की पढ़ लिया, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अभिप्रेरणा तथा शिक्षा उद्देश्य उससे अभिप्रेरित हो उस पाठ्यक्रम से। सुनवा की बातें? उससे क्या करे? शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल, आपके शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को क्या कर सके? हासिल कर सके, उस पर जोर दीजिए उसके माध्यम से। जैसे क्या होगा? आप लोग बहुत ज्यादा जीवन परेशान रहते हैं, मैं बोल लीजिए भगवत गीता पढ़िए। सुना की बात? आपने क्या किया? एक पाठ्यक्रम पकड़ा दिया,
हो गया बात। पाठ्यक्रम पकड़ा, आप क्या किया भैया, अब प्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से यार अभी प्रेरित हो गए आप कि यार पढ़ता हूँ, सर मेरे को इतने बड़े समस्या के समाधान के लिए एक पुस्तक पकड़ा दी, पक्का कुछ बात तो होगा इसमें। अब प्रेरित हो गया, पढ़ना चालू किए। जब उसको आप पढ़ना चालू किए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि आप पढ़ के उस उद्देश्य से रहे, तो याद रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता है जो आज उसका सबसे ज्यादा भैया इतना फेमस होने के पीछे रीजन यही है, आज विदेशों में सबसे ज्यादा कॉपी इसलिए बिक रही है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के एक ही श्लोक का मीनिंग अनंत है। आदमी जैसा मेंटालिटी जो समस्या लेके उसको पढ़ता है उसको उसी के हिसाब से पूरा पढ़ने दिखता है श्रीमद् भगवद गीता। आप आज एक अलग समस्या लेकर के पढ़िए, परिवार समस्या लेकर के पढ़िए, आपको उससे निदान दिला देगा वो। कल अपने जॉब का टेंशन लेकर के पढ़िए, उससे निदान दिला देगा वो। सेम श्लोक सेम लाइन के अनेक मीनिंग है उसमें श्रीमद् भगवद गीता के। यही ये बोलना चाह रहे कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जब आप वो प्रेरित होकर के अपने रीजन को जाने के लिए, अपने समस्या को जाने के लिए पढ़ें, तो उससे शिक्षा का उद्देश्य, आप पढ़ क्यों रहे, सीख क्यों रहे, उससे आपका उद्देश्य क्या था, हाँ यार इस समस्या से निकलना था, परिवारवाद की समस्या से, दोस्ती वाली समस्या से, वर्किंग समस्या से। क्लियर हो गई बात। उस उद्देश्य के ऊपर क्या करता है, जोर दिया जाता है। ये क्या बोलता है, समग्रवाद। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात, यस। तो किससे जुड़ा हुआ ये सब चीज, आपके समग्रवाद से, गेस्टाल्टिज्म से। लास्ट में आपका मनोविश्लेषणवाद। चलिए उसको लास्ट क्लास में पढ़ा देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे, घंटी बज गई आपकी, वैसे टाइम है यार, चलो पढ़ाते हैं इसको भी। आओ, मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस। विनिज चिकित्सक सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। तो मनोविश्लेषणवाद का जनक किनको मानते हैं, विनिज चिकित्सक और सिगमंड फ्रायड। बोलो किनको माना जाता है, हाँ बोलो बोलो, हाँ। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 20वीं सदी के आरंभ में। फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं को, इसको रहने देते हैं क्योंकि इस ना आपको भी इसमें चेतन अचेतन अर्धचेतन सब समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ पाएगा अच्छा हम लोगों का जीवन ऐसे चलता है। सुना की बात, क्योंकि और गहरी बात ये बोलेंगे। इनका कहना है, मैं ऊपर समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास पढ़ा दूंगा। ये बोलते हैं कि आप जो बाहर बिहेव करते हैं ना, आप जो बाहर बिहेव के गुस्सा कर दिया, मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ तुम सब, ऐसे में चिल्ला दिया, तो ये मेरे व्यवहार का केवल 10% है। कितना परसेंट है, 10%। इसके पीछे 90% हिस्सा मेरे दिमाग के अंदर में क्या है, धंसा हुआ है। जस्ट लाइक अ आइसबर्ग सिद्धांत, है ना। जैसे बर्फ, समुद्र में बर्फ के जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, उसका केवल थोड़ा सा 10% से क्या होता है, पानी से बाहर दिखता है और लगेगा छोटा सा तो है, और भाई नीचे उसका 90% वो क्या होता है, बड़ा सा चट्टान रहता है। इसलिए इसको क्या है, उसकी सिर देखते हैं हम लोग आइसबर्ग सिद्धांत से। क्लियर हो गई बात। तो बोलते हैं जो बाहर दिख रहा है ना आपका, चेतना ही आपकी चेतन क्रियाएं हैं जो हमको बाहर दिखती है, किसी आदमी के व्यवहार में, उसकी चेतन क्रियाएं हैं जो हमको दिख रहा है। और उसके उस बाहर दिखने, देखिए 3 चीजें इसमें, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन जो है कॉन्शियसनेस, हम लोग जो आप बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ सब क्या है, चेतना पूर्वक आप कर रहे हैं, है ना। अभी आप जो चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, मगर यहीं बैठे हैं आप जगे हुए भी हैं, आप बोर्ड को देख भी रही हैं, मेरा बात सुन भी रही है, मगर आपका दिमाग कहीं और है। ये अर्धचेतन, क्या है ये, अर्धचेतन। होता कि नहीं आप सबके साथ, होता ही है। और अचेतन कौन है, जब ना आप जगे हैं, ना आप ये किसी होश में है, ना आपके अंदर कोई चेतनाएं नहीं है, आप सो चुके हैं। तो अब आपके बचपन से जितनी सारी अनुभवें हैं, आपके जीवन में जितनी सारी खराब एक्सपीरियंस है, जितनी सारी कुंठा है, हताशा है, परेशानी है, समस्या है, सब एक मन में दबे रहता है। वो सब कहाँ दबे रहता है, अचेतन मन में। कहाँ दबे रहता है, अचेतन मन में। सुनो कहाँ दबे रहता है, अचेतन मन में। और उसको जानना पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। अचेतन मन में सुधार करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक, उन सबसे परेशान उसीलिए होते हैं। क्लियर हुई बात है ना। आज बहुत बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज इससे हो रहे हैं। कोई एक आदमी उसको नींद ही नहीं आता है, दवाई देख के देख लिए, सब चीज देख लिए, नींद ही नहीं आ रहा, नींद ही नहीं आ रहा, नींद ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, तो इस चेतना से, उसकी समस्या, चेतना से कनेक्ट ही नहीं है उसका नींद, अर्धचेतन अवस्था से कनेक्टेड नहीं। उसका रीजन क्या है, अचेतन अवस्था से। सुनोगे बात, तो अचेतन अवस्था वही है, उसके जितने बचपन से जितनी खराब एक्सपीरियंस थी, उसका यौन शोषण हुआ, उसको दबा गया, कुचला गया, समाज में उसको टकराया गया, जो भी किया गया, सारी कुंठा हताशा उसके अंदर बैठते भरते 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 वो बाहर तो आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और अंदर उसके अंदर वो सारी समस्या उसको अंदर क्या करी, खाते जाती है, खाते जाती है, खाते जाती है, जो बाहर कभी नहीं दिखती, बाहर किसी को नहीं दिखती, उसको खुद भी पता चलता कि मेरे अंदर है, मरोड़ रहता है। तो जितनी भी एक्सपीरियंस आपके बचपन से है, जो आपके अंदर बचपन से आपने जो चीज, जिन चीजों से आप गुजरते हुए यहाँ तक आए हुए हैं, वो सारी चीजें किसमें सम्मिलित रहती हैं, अचेतन अवस्था में। किसमें रहती है,
अचेतन अवस्था में। इसीलिए नॉर्मली जब आप देखेंगे बहुत लोग होंगे जो सपने में रहते हैं, सपने में रोते हैं, नहीं 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 ऐसे मत करो मत करो, बोलते नहीं बोलते हैं, मुझे मत मारो मत मारो, मूवी में आजकल दिखाता है, सीरियल वगैरह में, है ना। यस, तो वही आदमी सपने में वो सब चीज क्या होती है, वही सब चीजें बाहर नहीं आ पाती चेतना अवस्था में, तो अचेतन अवस्था में वो सब चीज क्या होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। सुना गया, इसलिए सपने अपने आने में, सपने अपने रोना धोना परेशान होना, ये सब चीज समस्या दिखाई देता है, किस वजह से, अचेतन अवस्था की वजह से। ठीक, तो एक चेतन जो आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, एक अर्धचेतन जगह तो है, बैठे तो हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ध्यान कहीं और चल गया, अर्धचेतन अवस्था। और जब आप सो गए, बाहरी तो कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर वही आपके जितने इमोशंस बचपन से जितने भी एक्सपीरियंस है वो जहां दब करके बैठे हो, वो क्या है, अचेतन अवस्था। क्या है वो, अचेतन अवस्था। ये उसी का ही जुड़ा हुआ है, उस अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया गया, किसमें, मनोविश्लेषणवाद में। इसलिए मनोविश्लेषणवाद किसके लिए जाने जाएंगे, अचेतन मानसिक क्रियाओं के लिए। क्लियर हो गई बातें, समझ आ गया बात। अर्धचेतन को अवचेतन बोलते हैं, चेतन अर्धचेतन अचेतन, अर्धचेतन को अवचेतन। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो इसे हम कल पढ़ाएंगे, फिर इसको बाद में अच्छे से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, क्या कर सकते हैं।